देना है तो उसके लिए प्रिपरेशन का आपका तरीक़ाकार कौन सा होना चाहिए, और आपको अगर नोट्स मेकिंग करनी है तो आपने किस पैटर्न पे आपको करनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट एरियाज़ जो होते हैं किसी भी, जो मैंने कल कंटेंट लिस्ट आपको दिखाई थी वो मैं शेयर भी कर दूंगा कल आप लोगों के साथ, कल या आखिरी दिन इंशाल्लाह। तो उसके मुताबिक अगर आप अपनी तैयारी करना चाहें तो आपको उस कंटेंट लिस्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्या क्या कौन कौन से एरियाज़ देखने चाहिए। जैसे कल हमने बात की थी कि 10 बुनियादी हमारे बेसिक चैप्टर हैं, इन्हीं में से ही आपका पेपर बनता है। अपने माइक्स ऑफ कर दें प्लीज़, किसी का माइक ऑन है, इससे आपको भी मसाइल नहीं आएंगे और बाकी लोगों को भी दुश्वारी नहीं होगी, क्योंकि आप फैमिली के साथ मौजूद होंगे मोस्टली। मिसेस शकील अहमद, आई थिंक आपका जो है वो मिस्टर शकील, सॉरी, आपका माइक ऑन है, प्लीज़ ऑफ कर दें। हम बग़ैर किसी ताख़ीर के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एजुकेशन। ये एक ऐसा वर्ड है और एक ऐसी टर्म समझ लें है जो कि हर पेपर में इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। एजुकेशन की डेफिनीशन, एजुकेशन की डेरिवेशन, एजुकेशन, हमारा जो करंट लिटरेसी रेट है, ये वो चीज़ें हैं जो कि तकरीबन पेपर में रिपीटेडली आती हैं। एजुकेशन के साथ साथ हमारे जितना भी हमारा कोर्स है ना, इसमें कोई 30 के करीब वर्ड्स हैं, और ये जो अल्फाज हैं ये या तो फ्रेंच ओरिजिन है या जर्मन है या ग्रीक है या लैटिन है। तो इन तमाम जितने भी ये अल्फाज हैं आपने इनको याद करना होता है कि ये किस लैंग्वेज के हैं, प्लस इनके मीनिंग क्या है, और पेरेंट वर्ड जो है वो भी आपको याद करने होते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि जब आपको प्रिपरेशन करनी होती है तो जो हर चीज़ को आपने फोकस करना होता है। आपके पेपर में 2 से 3 मार्क्स जो है ये जो वर्ड की ओरिजिनेशन है ना, इससे रिलेटेड आते हैं लाजमन। तो मैंने ना उसके लिए कंटेंट जो वर्ड्स हैं जो हमारे यूज़ होते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की है, ये ज़ोन ऑफ एजुकेशन के हर एडिशन में मौजूद है। तो इसमें आपको, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो भी आपको आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप इस लिस्ट को लाजमी देखें। अब जैसे ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि नज़र आ रही है स्क्रीन? जी यस सर, आ रही है। अच्छा, अब इसमें आप देखें कि ये वर्ड्स हैं, ये उनका ओरिजिन है, ये पेरेंट वर्ड्स हैं और ये मीनिंग है। तो ये आपको याद करने होते हैं और इससे रिलेटेड लाजमी पेपर में सवाल आते हैं 2 से 3 मार्क्स। जैसे यहाँ पे एजुकेशन है, टेस्ट है, करिकुलम है, मुख्तलिफ फ़िलासफ़ीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, स्कूल, टेक्नोलॉजी। ये कोई 32 वर्ड्स की लिस्ट है, आसान से हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ये आपको याद करने होते हैं। जैसे ये किंडरगार्टन पूछा जा चुका है, गेस्टाल्ट कई दफ़ा आ चुका है, लेसे फेयर का मीनिंग पूछा गया है, साइकोलॉजी, प्रैग्मेटिज्म, फ़िलासफ़ी, एपिस्टेमोलॉजी, एजुकेशन, करिकुलम, और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन। ये वो अल्फाज मैंने, टेस्ट, ये वो अल्फाज हैं जो मैंने आपको बताएं, ये पास पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है एमिनेंट स्कॉलर्स एंड देयर वर्क। आपने याद रखना होता है कौन सी फ़िलासफ़ी, कौन सी थ्योरी, कौन सा आइडिया, कौन सा मेथड किसने दिया। उसके लिए भी मैंने कोशिश की है। ये ऑलमोस्ट आपके 160 के करीब आई थिंक हैं टोटल, जो हमारे एजुकेशन में जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं या इम्पोर्टेंट वर्क मेथड थ्योरीज़ हैं, तो हर एक के सामने उसका नाम ये मौजूद है। या आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी, हर चीज़ आपको ये बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट और अप टू डेट मिल जाएगी बुक के अंदर इंशाल्लाह ताला। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको बतानी थी। और तीसरी चीज़ जो है वो डेट्स हैं। अब मैं ख़ुद भी इस पे काम कर रहा हूँ कि जो डेट्स हैं ना इम्पोर्टेंट, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी कब बनी, जैसे पहली पॉलिसी कब आई, आखिरी पॉलिसी कब आई, एसएनसी कब इम्प्लीमेंट हुआ, एचईसी कब बना, वगैरह वगैरह। ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, या जो है दारुल उलूम देवबंद कब बना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कब बनी, साइंटिफिक सोसाइटी कब बनी। एजुकेशन में आलमोस्ट कोई 250 प्लस ऐसी डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। डेवी कब पैदा हुए, प्लेटो कब मरे, इकबाल कब आए, वगैरह वगैरह। पहला दार अरकम कब बना, सुफ़ा कब इस्टेब्लिश हुआ,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो याद करना ये भी बहुत ज़रूरी हैं। पहली वही जैसे कब आई, तो उस पर मैं काम करूँ इंशाल्लाह, वो भी लिस्ट मैं प्रोवाइड कर दूँगा आप लोगों को। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बात करने का मकसद ये था कि हर एंगल से आपने ख़ुद को तैयार करना होता है, क्योंकि पेपर में कुछ चीज़ें हमें लगती हैं कि बहुत आसान है और एक दफ़ा पढ़ने से जो है वो हम इजीली उनको कवर कर जाएंगे, और सम टाइम ऐसे फिर नहीं होता। जब आप पेपर में जाते हैं तो आपने चूँकि एक दफ़ा ही उसको देखा पढ़ा होता है, तो वो फिर मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए अपने नोट्स मेकिंग करें, या फिर ये है कि आप जो है जो बुक है उसके ऊपर जो है वो हाइलाइटर जैसे हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है आपस में रिलेट करके पढ़ें। मसलन जैसे कल हम बात कर रहे थे ना लॉज ऑफ लर्निंग की, अब लॉज ऑफ लर्निंग आपने एक जगह पढ़ा, दूसरी जगह पे भी आ गया लॉज ऑफ लर्निंग, तो वो किसने दिया, वो किसने दिया। तो इन दोनों को जब आप आपस में ना टैली करके पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है उनमें और इनमें, ठीक है, तो फिर आपको चीज़ें याद रहती हैं। जी, एजुकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है एजुकर, कुछ बुक्स में ये एजुकर है, EDUCER एजुकर, और कुछ में लिखा हुआ है एजुकेयर। तो पेपर में इन दोनों के बारे में पूछा जा चुका है। एजुकेयर मीन्स एजुकेशन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर विच मीन्स, अब ये इसका मतलब होता है ड्रा आउट ब्रिंग आउट या लीड एजुकर का, और एजुकेयर का मतलब होता है ब्रिंग अप। लैटिन वर्ड है। नॉर्मली हमारे जो P और H से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड, वो ग्रीक होते हैं, जैसे फिलोसफी है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे प्रैग्मेटिज्म है। तो ये अल्फाज सारे नहीं, ऑलमोस्ट जो P और H से स्टार्ट होते हैं उनका ओरिजिन ग्रीक होता है। कुछ हमने फ्रेंच और जर्मन वर्ड भी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो उनकी लिस्ट भी आपको मिल जाएगी। जिनके पास बुक्स हैं उनके पास वो लिस्ट भी है। तो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, ड्रा आउट, बाहर निकालना, ब्रिंग आउट, लीड, ठीक है। तो जो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो यही है जो कल मुबश्शिर ने बताई थी, मुदस्सर ने, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स। यूनेस्को ने जो है वो इसको डिफ़ाइन किया हुआ है एजुकेशन को। ये उसकी डेफिनेशन है कि नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स को और हैबिट्स को एक्वायर करने का जो प्रोसेस है, ये एजुकेशन कहलाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन क्या चीज़ है, टीचिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, लर्निंग क्या है। ये जो बेसिक टर्म्स है ना, इनका आपस में रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है। तो एजुकेशन की डेफिनेशन हमने देख लिया। मुख्तलिफ एजुकेशन इसको मुख्तलिफ अंदाज से डिफ़ाइन किया है। सोक्रेटिस की, प्लेटो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जोहन डेवी की डेफिनेशन। प्लेटो ने इसको डिफ़ाइन किया है। सोक्रेटिस की डेफिनेशन देख लेते हैं। उसने कहा कि ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ द एवरी मैन। हर इंसान के जहन के अंदर ना जो दुरुस्तगी है, अच्छाई है, वो मौजूद होती है। वैलिडिटी किसको कहते हैं, एक्यूरेसी को। लेटेंट मीन हिडन, कि जो यूनिवर्सल वैलिडिटी है, नेचुरल जो ट्रुथ है, वो एग्जिस्ट कर रही होती है हर इंडिविजुअल के माइंड में, बट वो हिडन फॉर्म में होती है। तो एजुकेशन बेसिकली उस हिडन रियलिटी को, उस हिडन एक्यूरेसी या ट्रुथ को बाहर निकालने का नाम जो है वो एजुकेशन है। उसको प्लेटो ने डिफ़ाइन किया, कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट राइट मोमेंट। प्लेजर एंड पेन एट राइट मोमेंट से क्या मुराद है कि जब इंडिविजुअल को मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं, कभी इवन टाइम, कभी और टाइम। इससे मुराद ये है कि सम टाइम कुछ सिचुएशंस में, सम टाइम कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जो फेमिलियर होती हैं, और सम टाइम कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो कि अनफेमिलियर होती हैं। तो प्लेजर से मुराद ये है कि हमारी फेमिलियर सिचुएशंस, अनफेमिलियर जो सिचुएशंस होंगी वो क्या कहलाती हैं, वो पेन कहलाती हैं। तो प्लेजर एंड पेन एट राइट मोमेंट, प्लेजर एंड पेन एट राइट मोमेंट, ये क्या कहलाती है, एजुकेशन। ये कैपेसिटी एक इंडिविजुअल की कि वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो कि फेमिलियर है या अनफेमिलियर है, उसमें ख़ुद को कैसे एडजस्ट करता है, ठीक है। तो ये उसकी एजुकेशन कहलाती है। यानी एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड और बॉडी की जो डेवलपमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये एजुकेशन है। इससे बिल्कुल मिलती जुलती डेफिनेशन है क्रिएशन ऑफ माइंड इन अ साउंड बॉडी। साउंड बॉडी से मुराद ये एक हेल्दी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी के अंदर एक हेल्दी माइंड। हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड से क्या मुराद है कि यानी एक ऐसा माइंड जो हर तरह के इन्वायरमेंट के लिए ख़ुद को तैयार रखता है, वो किसी भी जगह पे एडजस्ट हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो सलाहियत है वो रखता है। तो इस तरह के माइंड की डेवलपमेंट
एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी बॉडी के अंदर ये क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। इसकी बहुत सारी डेफिनेशन है, ये सारी आपको मिल जाएंगी। लास्ट डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज़ इन द इंडिविजुअल विच इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट एंड फुलफिल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जोहन डेवी ने कहा आजकल इंक्लूडिंग पाकिस्तान, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म को फॉलो किया जाता है। एजुकेशन फ़िलासफ़ी है जिसका सारे का सारा फोकस ये है कि बच्चे को फ्री हैंड दे दिया जाए, चाइल्ड सेंटर्ड जो है पेडागोजीज यानी टीचिंग मेथडोलॉजीज अडॉप्ट की जाए। तो उसके फाउंडर जोहन डेवी हैं। जोहन डेवी ने कहा कि तमाम तर सलाहियतें उस एक बच्चे के अंदर जो है वो क्रिएट करना या डेवलप करना जो उसको इस काबिल बनाए कि वो अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करे और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सके। अब इन्वायरमेंट कंट्रोल करने से क्या मुराद है? टू कंट्रोल हिज इन्वायरमेंट, इससे मुराद ये है कि जो हमारा बच्चा है वो अपनी डेली लाइफ के जितने भी उसके प्रॉब्लम्स हैं वो खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाए। ये मुराद है यहाँ पे कंट्रोल इज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी जो कि पेपर में पूछी जाती हैं। तो एजुकेशन बेसिकली नॉलेज को, स्किल्स को, वैल्यूज़ को, बिलीव्स और हैबिट्स को एक्वायर करने का नाम है। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की फाउंडेशंस, बुनियादें। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलके हमारा एक एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है? एक होता है टीचिंग प्रोसेस, एक है एजुकेशन प्रोसेस। जो एजुकेशन प्रोसेस है इसके 3 कंपोनेंट हैं। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों तक? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी, अब आवाज़ आ रही है? जी सर अब आ रही। थैंक यू। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलके एक एजुकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता पहले है? ब्रेक हो रही थी बस। ओके, अच्छा, 4 चीज़ें, 4 फाउंडेशन या एलिमेंट्स हैं और 4 जो इसके हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की और फाउंडेशंस की। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलके एक एजुकेशन प्रोसेस मुकम्मल होता है? तो 4 इसके एलिमेंट्स हैं, एजुकेशन के 4 एलिमेंट्स हैं। अभी हम टीचिंग पे भी जाएंगे और लर्निंग पे भी जाएंगे, उनके एलिमेंट्स भी देखेंगे। तो एजुकेशन के 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है कि आप जो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, एक करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो मकासद होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे एक करिकुलम बनाया जाता है, यानी बुक्स वगैरह। फिर उस करिकुलम की बेस पे फिर टीचिंग मेथड्स डिज़ाइन किए जाते हैं, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और फिर एनुअली जो है या सेमेस्टर के एंड पे एवेलुएशन यानी एग्जामिनेशन उसका होता है। अब ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड यानी पेडागोजी एंड एवेलुएशन, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं एजुकेशन के। अब ये तो हो गया इसके कि किन किन चीज़ों से एजुकेशन मिलके बना होता है। अब हम जब बात करते हैं ना फाउंडेशन की, तो एजुकेशन में बेसिकली जो मेन चीज़ होती है वो हमारा करिकुलम होता है, जिसके ज़रिए हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे होते हैं, जिसकी बेस पे हम टीचिंग मेथड डिज़ाइन कर रहे होते हैं और जिसको हम असेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो करिकुलम होता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ एजुकेशन इज़ करिकुलम। वो हमारा करिकुलम होता है। जितना इफेक्टिव करिकुलम होगा बाकी सारी चीज़ें ऑब्वियसली उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। अब ये जो करिकुलम है ना, इसमें 4 चीज़ें शामिल होती हैं, 4 इसकी बेसिक्स होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, जिसकी बुनियाद पे एक करिकुलम बनाया जाता है। सबसे पहले आती है फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी कहती है कि आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो आपका जो कल्चर है, इन्वायरमेंट है, आपकी एक जो स्टेट, एक नेशन है, उसके आइडियाज़ सर होते हैं। आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। आवाज़ का इशू बाकी लोगों को है? यस सब ब्रेक हो रही है। ओके, एक सेकंड आप वेट क्लियर करेंगे। है सर। ओके, एक सेकंड सिर्फ आप लोग वेट करेंगे।
जी आवाज़ आ रही? जी सर, आ रही है आवाज। अब डिस्टॉर्शन है या आवाज़ बिल्कुल ठीक है? सर ठीक है अब तो। ओके जी। नहीं तो ठीक चार फाउंडेशंस होती हैं, फ़िलासफ़ी, करे आप। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। ये चार बुनियादें होती हैं। फ़िलासफ़ी की हम बात कर रहे थे कि एक नेशन के, एक सोसाइटी के जो आइडियाज़ होते हैं ना, मतलब किस तरह की सोसाइटी आप डेवलप करना चाहते हैं, और एक कौम को, एक नेशन को किस तरह बनाना चाहते हैं। ये बेसिकली इसके पीछे आइडियाज़ होते हैं। हर एक नेशन, हर एक सोसाइटी, हर एक कल्चर, हर एक कम्युनिटी के, तो वो जो आइडियाज़ होते हैं वो लिंक्ड होते हैं फ़िलासफ़ी के साथ। अब ये तो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन समझ लें, सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव समझ लें, वो कौन बता रहा होता है, हमें फ़िलासफ़ी बता रही होती है कि आप किस तरह की जनरेशन को डेवलप करना चाह रहे हैं, किस तरह की नस्ल को, यूथ को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आइडियाज़ यहाँ से आते हैं, यानी फ़िलासफ़ी से। अब दूसरे नंबर पे आता है साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में ये देखा जाता है कि वो जो आइडियाज़ हमने फ़िलासफ़ी में देखे, जिस तरह की जनरेशन, एक नस्ल हम तैयार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो हमारे बच्चे हैं, तो उनकी नीड्स, इंटरेस्ट, उनकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, यानी उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको फोकस करके करिकुलम बनाया जाए। मेथड्स भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन्वायरमेंट भी क्लासरूम का वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी लर्निंग, टीचिंग और क्लास का इन्वायरमेंट किस तरह का होना चाहिए, हमें साइकोलॉजी बताती है। फिर आती है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी में एक होती है कि जनरेशन, एक नस्ल हमने तैयार करनी है, वो हमने बात कर ली। आइडियाज़ होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फ़िलासफ़ी से हम लेते हैं। फिर आती है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम ये देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कौन से इवल्स, कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से इश्यूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्लस इस वक्त हमारा जो ट्रेंड है हमारी सोसाइटी के अंदर, वो किस तरह के चल रहे हैं। तो उन ट्रेंड्स को देखा जाता है, सोसाइटी की मौजूदा ज़रूरियात को, करंट नीड्स को देखा जाता है। प्लस इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें इस वक्त किस तरह के प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहे हैं। मसलन करप्शन हो गया, मसलन जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म हो गया, इस तरह के जो इश्यूज़ जो है वो चल रहे हैं, तो इनको कैसे हम किल कर सकते हैं, वो भी सोशियोलॉजी से हम लेते हैं। देन आता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमें पता है कि इसमें हम पास्ट को देखते हैं कि हमारे पास्ट का हमारे प्रेजेंट के साथ क्या रिलेशन है। जैसे अगर हम बात करें, तो हम जब भी कोई सिस्टम बनाएंगे, जब भी कोई करिकुलम बनाएंगे, तो हमारा जो इस्लामिक हिस्ट्री में हमारा जो पास्ट है उससे हट के नहीं होगा, उसकी नफ़ी नहीं करेगा कभी भी। तो बहरहाल ये चार हमारी बेसिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कि ये जो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन है, यही जो है वो एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम होते हैं। ये जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, यही फाउंडेशन ऑफ करिकुलम भी होती हैं। तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम करिकुलम में जाकर देखेंगे। अब एजुकेशन के जो है ना वो मोड्स होते हैं। मोड कहते हैं रास्ते को, वे को, एक चीज़ को डिलीवर करना। आपका मोड किस तरह का है, आप बुक हमें कैसे भिजवाएंगे, आप गिफ्ट हमें कैसे भिजवाएंगे, किस मोड से भिजवाएंगे। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक रास्ता होता है, एक वे होता है कि हम जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे आगे डिलीवर या कन्वे करेंगे। तो एजुकेशन को एक्वायर करने के तीन डिफरेंट वेज या मोड्स होते हैं, उनको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मोड्स कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले फॉर्मल की। जितने भी हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये या दीनी मदारस हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। वो दीनी मदारस जो वफाकुल मदारस के साथ एफिलिएटेड हैं, ये ऐसे नहीं जो हमने मसाजिद के अंदर बनाए होते हैं, जो जहाँ प्रॉपर करिकुलम होता है। जैसे दरस निज़ामी हमारा है ना 8 साल का कोर्स, उस तरह का। अब फॉर्मल करिकुलम, फॉर्मल एजुकेशन, ये जो है, और इस तरह नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो इनका बहुत डिफरेंस है आपस में। फॉर्मल जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इदारा मौजूद है, बुक्स, कंटेंट्स, करिकुलम मौजूद है, उसका टीचिंग मेथड, टीचर्स मौजूद हैं, असेसमेंट यानी एग्जामिनेशन उसका होगा, प्रॉपर डिग्री, सर्टिफिकेट्स होंगे, उनकी आगे वैलिडिटी होगी, कहीं ना कहीं पे वो यूज़ हो रहे होंगे। तो ये फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। इसके बिल्कुल बरक्स होता है इनफॉर्मल एजुकेशन। ये बग़ैर किसी तालीमी इदारे के, बग़ैर किसी जगह एडमिशन आप लिए, जो कुछ आप सीखते हैं, ये आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप टीवी देख रहे हैं, आप रेडियो सुन रहे हैं, आप मोबाइल पे हैं, आप लैपटॉप पे हैं, आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे, जहाँ से जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं बर्थ से लेकर डेथ तक, वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, माँ सिवाय उसके जो आप यहाँ से यानी फॉर्मल एजुकेशन से ले रहे हैं, इससे हट के।
अच्छा, एक और मज़े की बात, अब फॉर्मल एजुकेशन के अंदर भी आप इनफॉर्मल लर्निंग कर रहे होते हैं। कैसे? एक टीचर है, आपको पढ़ा रहा है क्लास के अंदर, फ़र्ज़ करें मैथमेटिक्स, वो मैथ्स में एडिशन पढ़ा रहा है तीसरी जमात के बच्चों को। तो अब बच्चे जो यहाँ से सीख रहे हैं ना, उसकी जो अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड, वो उनकी फॉर्मल लर्निंग होगी। अब स्कूल में वो किसी को खेलता, किसी को कुछ करता देख रहे हैं, वो उनके करिकुलम का पार्ट नहीं है। अब स्कूल के अंदर भी वो यानी किसी को कुछ करता देखते हैं, किसी को कुछ बनाता देखते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे बच्चे से सीख रहे होते हैं, कहीं दीवार पे कुछ लिखा हुआ है उससे वो सीख रहे हैं, ठीक है। टीचर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं उससे वो सीख रहे हैं। तो ये बेसिकली जो फॉर्मल एजुकेशन है, ये वेल ऑर्गेनाइज, वेल प्लान और इंस्टीट्यूशन बेस्ड होती है, तालीमी इदारों के अंदर होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन, इसकी ना इब्तदा है ना कोई इंतहा है, ठीक है, ना कोई स्पेसिफिक एज है। इसकी एज होती है, इसकी एज लिमिट है। जैसे आप देखें, मैट्रिक का एग्ज़ाम एक स्पेसिफिक एज तक आप जो है उससे पहले नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है वो मैट्रिक और इंटर का इम्तिहान देने के लिए आपकी एक एज लिमिट है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती इनफॉर्मल एजुकेशन की। एक बच्चा पैदा होने से लेकर डेथ तक जो कुछ सीखता है वो उसकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई करिकुलम नहीं है, कोई इसकी असेसमेंट नहीं होती, ठीक है, कोई इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होती। टीवी, न्यूज़पेपर, मीडिया, जहाँ से जो कुछ आप लेते हैं जो है वो आपका इनफॉर्मल है। और इसका जो सेंटर है वो फैमिली होती है, ठीक है, और मीडिया इसका मेन सोर्स होता है। अब इन दोनों के दरमियान है एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है ये होती इंस्टीट्यूशन बेस्ड है, लेकिन आप उस इंस्टीट्यूशन में जाते नहीं हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को अपने माइंड में रखेंगे, इंस्टीट्यूशन प्लस इंस्टीट्यूशन बेस्ड इंस्टीट्यूशन है इसमें, लेकिन आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जाते। ये बेसिकली डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन है, जिसमें आप कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, पहले कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद ये होता था कि आपको बाई मेल यानी जो पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू आपको बुक्स आती थी, असाइनमेंट्स आती थी, वही आप भेजते थे घर बैठे। आपने कभी यूनिवर्सिटी का ओपन का मुंह नहीं देखा होता, आपको डिग्री मिल जाती है घर बैठे पढ़ने से। वो होती है ए नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अब इसमें इमीडिएट इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्टार्ट में ये अडल्ट एजुकेशन के लिए 1972 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पहला नाम पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था, ये जब बनाई गई तो इसका जो मेन फोकस था, जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 1980 तक, बल्कि 1990 तक तो अडल्ट एजुकेशन पे फोकस किया गया, जितना जो है वो चाइल्ड एजुकेशन पे किया गया। क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट जब पाकिस्तान बना तो सिर्फ 15% था, ईस्ट एंड वेस्ट दोनों का, ओनली 15%, ठीक है। तो इसको बूस्टअप करने के लिए जो है वो चलती रही काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी, प्लान्स भी, पॉलिसीज़ भी, प्रोजेक्ट्स भी, कि किसी तरह जो लिटरेसी है उसको बढ़ाया जाए। लिटरेसी से मुराद ये है कि एक बंदा जिसको पढ़ना, लिखना और किसी एक ज़बान में अपनी बात को आगे कन्वे करना आ जाए, ठीक है, मदर टंग के अलावा, वो जो है लिटरेसी होती है। तो इसको बूस्टअप करने के लिए काम बेसिकली ये उसके लिए बनाई गई थी ओपन यूनिवर्सिटी। 1972 में की पॉलिसी में ये आई, 74 में इसकी जो है वो ये मुकम्मल हुई, तो फिर 77 में इसका नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी से पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रख दिया गया। तो ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और दुनिया की दूसरी ओपन यूनिवर्सिटी, एशिया की पहली जो है ओपन यूनिवर्सिटी और दुनिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी अभी भी। तो बात करने का मकसद ये है कि इसमें अब क्या होता है कि डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन होती है, तो इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स भी होते हैं, यानी आप बार बार भी अपेयर हो सकते हैं पेपर में जब तक आप पास नहीं होते। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, तीन जो है ये मोड्स ऑफ एजुकेशन है। अब हम बात करते हैं कुछ नॉलेज क्या होता है, नॉलेज की बात करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे टीचिंग और लर्निंग के ऊपर। एजुकेशन की कुछ टाइप्स होती हैं, इंक्लूसिव है, ब्लेंडेड है, को है, इन्फ्यूजन है और ईसी एजुकेशन है, वोकेशनल, जनरल एंड रिलीजियस। इंक्लूसिव एजुकेशन किसको कहते हैं? जो मॉडर्न ट्रेंड है वो ये है कि मैं आपको ना इसके फैक्ट्स बताता हूँ कि पाकिस्तान में, बल्कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO के मुताबिक दुनिया में हर 10वां बच्चा स्पेशल है। क्या मतलब? यानी हर 10वें बच्चे को या सुनने का, देखने का, बोलने का, फिज़िकली वो हैंडीकैप है, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम है, यानी वो बाकी 9 बच्चों से डिफरेंट है, स्पेशल चाइल्ड जिसे कहा जाता है। जी, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, माइक ऑफ रखा करें प्लीज़।
अच्छा, दुनिया में हर 10वां बच्चा क्या है, स्पेशल है, WHO कहता है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो पंजाब की हम बात करें तो 54,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं और 14 से 15,000 के करीब जो है हमारे प्राइवेट स्कूल हैं पंजाब के अंदर। जो उन यानी यूँ समझ लें आपके 10 में से जो 9 बच्चे हैं उनके लिए। और पूरे पंजाब के अंदर 171 स्कूल ऐसा है जो कि है स्पेशल एजुकेशन के लिए। तो यानी 9 बच्चों के लिए 54,000 प्लस आप करें, कितने बन जाएंगे ये 54,000 प्लस 10,000 चलें कर लेते हैं हम, 64,000 स्कूल्स पंजाब, सिर्फ पंजाब के अंदर। और स्पेशल बच्चों के लिए कितने हैं, सिर्फ 171। अगर रेशो देखी जाए तो पूरी नहीं होती। इसी तरह बाकी भी डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही रेशो है, ठीक है, वहाँ पे भी कम है बहुत ज़्यादा। तो एक ट्रेंड आया 2015 के अंदर, वो था इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसको हम SDG 4 कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4। उसका जो मोटो है वो यही है कि प्रोविजन ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट या टू ऑल स्टूडेंट्स। क्या होती है इंक्लूसिव एजुकेशन? अब ये जो बच्चे हैं ना हमारे स्पेशल, जिनको देखने, सुनने, बोलने, चलने का मसला है या दिमागी मसाइल हैं उनको, तो उन बच्चों के लिए, चूँकि उनका सिस्टम ऑफ एजुकेशन इतना वसी नहीं है, हर जगह पे स्कूल मौजूद नहीं है, तो हमारा सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि उन बच्चों को भी हमारे जनरल स्कूल्स के अंदर साथ इन बच्चों की तालीम दी जाए जनरल एजुकेशन में। इसको हम सिंपल वे में क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सम डिफ़िकल्टीज इन जनरल एजुकेशन क्लास आर ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लासरूम एंड सेम स्कूल, चिल्ड्रन विद मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट इन मेन स्ट्रीम क्लास। मेन स्ट्रीम कहते हैं ये जनरल एजुकेशन स्कूल्स की, तो इसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। देन है ब्लेंडेड एजुकेशन, ये भी एक मॉडर्न टर्म है। दुनिया आजकल इसके ऊपर आ चुकी है, मॉडर्न वर्ल्ड इसके ऊपर आ चुकी है, ब्लेंडेड एजुकेशन के ऊपर। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे मॉर्निंग में स्कूल जाएं, इवनिंग में ट्यूशन सेंटर जाते हैं, तो ये ट्रेंड हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादा, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा है, वेस्ट में भी है। लेकिन वेस्ट में जो ट्यूशन सेंटर हैं उसका ट्रेंड बहुत कम है, क्योंकि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ाया नहीं जाता। वही टीचर प्राइवेट सेक्टर में जो है वो फीसें ले के बहुत मेहनत कराते हैं। अगर आप पाकिस्तान पंजाब के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो कहीं पे भी सिलेबस कवर नहीं कराया जाता पूरा, मेरे ख्याल में। FSC की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 3-3, 4-4, 5-5 चैप्टर पढ़ाते हैं फिर छुट्टी। और वही टीचर एकेडमी में जो है वो 6 माह के अंदर अपना सारा सिलेबस कवर करवा रहे होते हैं। तो मॉडर्न वर्ल्ड ने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि वही टीचर जो मॉर्निंग में बच्चों को पढ़ाता है, इवनिंग में वही टीचर ऑनलाइन बैठ के उन बच्चों को होमवर्क देगा, असाइनमेंट्स देगा और या रीडिंग करवाएगा, जो कुछ भी, वही टीचर सेम स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉर्निंग में उनको पढ़ाएगा और फिर इवनिंग में इनको पढ़ा देगा। तो इसको हम बोलते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन। या इसका यानी इस ब्लेंडेड एजुकेशन का की डेफिनेशन में हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन प्लस फिजिकल एजुकेशन, ये कंबाइन होगी, किसके लिए, सेम टीचर सेम स्टूडेंट्स के लिए। वही बच्चे जो 8वीं में पढ़ते हैं मेरे से, उनको मैं ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा और उनको क्लास में स्कूल के अंदर भी उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्लेंडेड एजुकेशन कहलाती है। इसकी आगे टाइप्स हैं, ये भी हम बाद में जाके देखेंगे। को एजुकेशन, मेल और फीमेल का इकट्ठे पढ़ना। इन्फ्यूजन एजुकेशन, अब इन्फ्यूजन एजुकेशन से मुराद ये है कि मैं ना कल को गाड़ी का मैकेनिक बनना चाह रहा हूँ, मैं पायलट बनना चाह रहा हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा हूँ, मैं एक आर्टिस्ट, मैं राइटर, मैं डांसर, कुछ भी बनना चाहता हूँ। तो जो मैं बनना चाहता हूँ ना, जो मेरी प्रोफेशनल या आप कह लें कि एप्टीट्यूड है मेरा, कि फ्यूचर में फ्यूचर पोटेंशियल है कि मैं इस साइड पे बहुत अच्छा चलूँगा, तो वही चीज़ मेरे करिकुलम में मुझे पढ़ाई जाएगी। जापान में ये ज़्यादातर चीज़ें, हमारे यहाँ तो नहीं है, कि जो बच्चा एक डॉक्टर बनना चाहता है ना, तो उसको डॉक्टरी की तालीम उसके स्कूल करिकुलम में शामिल कर दी जाएगी। इंजीनियर बनना चाहता है उधर ही, ठीक है। तो इसको कहते हैं इन्फ्यूजन एजुकेशन, अ प्रोसेस विच ब्लेंड कैरियर एजुकेशन गोल इनटू एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट मैटर। यानी हमारा जो करिकुलम है उसके अंदर कैरियर, हमने जो फ्यूचर जिसमें जाना है वो शामिल कर दिया जाता है। इसी एजुकेशन 3 से 5 साल की जो एज है पाकिस्तान में, ये एक्सेप्टेड एज है 2009 के पॉलिसी के मुताबिक, यानी 3 से 5 साल तक के बच्चे हमारे इसी एजुकेशन के जो है वो एज है, ऑफिशियल एज है पाकिस्तान की जो ऑफिशियल एज है ना 3 से 5 साल, ये है ईसी की। 5 से 9 साल ये हमारी प्राइमरी की एज है, प्राइमरी एज का बच्चा ये उसकी है एज के, वो 5 से 9 साल प्राइमरी में पढ़ेगा। इसी तरह 10 से 12 हमारी मिडिल की, यानी 6ठी से 8वीं।
और 13 और 14 साल ये हमारी जो है वो सेकेंडरी की ऑफिशियल एज है। ठीक है, आप में से जो सेकेंडरी स्कूल में होंगे उनको पता होगा कि आई थिंक 12 साल से कम एज के बच्चे का 9th में एडमिशन नहीं होता, तो ये ऑफिशियल एज है। तो 3 से 5 साल तक के बच्चे, इनको प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। इनके लिए यानी जैसे हम स्कूलों में नर्सरी, किंडरगार्टन इस तरह के नाम आपने सुने होंगे, तो ये ईसी एजुकेशन जो है ये एक नया ट्रेंड है। इसमें जो हमारी नर्सरी क्लास होती है ना, उस प्री नर्सरी समझ लें, ये उससे भी यानी इनका जो है वो रेगुलर स्कूल में एडमिशन नहीं होता, ये स्कूल की इनरोलमेंट में भी काउंट नहीं होते। नर्सरी जो ईसी की क्लास है ये बेसिकली बच्चों को यूज़ टू करना होता है स्कूल में, जो है 3 से 5 साल तक के एज के बच्चों को, इसको इसी एजुकेशन कहा जाता है। देन है वोकेशनल एजुकेशन, वो एजुकेशन जिसमें किसी वोकेशन प्रोफेशन की तालीम दी जाती है। एमबीबीएस की डिग्री जो है ये एक वोकेशनल डिग्री है, इसमें आपको एक वोकेशन, एक प्रोफेशन के मुतालिक पढ़ाया सिखाया जाता है। तो वो एजुकेशन जिसमें किसी स्पेसिफिक कैरियर, प्रोफेशन या वोकेशन की तालीम दी जाती है उसको वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। देन है जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन से मुराद ये है कि जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स से क्या मुराद है, एक किसी एक लैंग्वेज के बारे में, किसी जो है वो एक उसके बारे में, जो हमारी जनरल साइंस है उसके बारे में, जियोग्राफी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, साइंस के बारे में पढ़ाना, ये क्या कहलाता है, जनरल एजुकेशन है। यानी वो तालीम जो हर एक बच्चे के लिए बुनियादी चीज़ें जो हैं वो लाजमी होती हैं, वो उसकी जनरल एजुकेशन कहलाती हैं। रिलीजियस एजुकेशन से मुराद है किसी स्पेसिफिक रिलीजन की तालीम देना, रिलीजियस एजुकेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब नॉलेज की हम बात करेंगे और फिर हम जाएंगे टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग के ऊपर। नॉलेज किसको कहते हैं? एनीवन प्लीज़, व्हाट इज़ मीन बाय नॉलेज? माशाल्लाह आप सब टीचर होंगे, नॉलेज क्या होता है, इल्म किसको कहते हैं? जी सर ट्रुथ को। ट्रुथ को। और सर फैक्ट्स, किसी के फैक्ट्स बारे को, में कोई बिल्कुल फैक्ट्स जिसमें भी नॉलेज कहलाते हैं, हो सकते हैं जी। फैक्ट्स एक पार्ट है नॉलेज का जी। एनीवन एल्स प्लीज? इसमें अगर हम लोग कहें फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन या स्किल्स, जो भी हम लोग किसी भी एक्सपीरियंस रिक्वायर करते हैं। यस, वो फैक्ट्स, अब ये डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन या स्किल, ये कलेक्टिवली क्या कहलाती है? नॉलेज। कोई फैक्ट हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई स्किल, ठीक है, ये कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? नॉलेज कहलाते हैं। अब नॉलेज के डिफरेंट टाइप्स हैं। रिवील्ड नॉलेज, इस्लामिक फिलॉसफी का फंडामेंटल बिलीफ जो है वो रिवील्ड नॉलेज के ऊपर है, वही के ज़रिए आने वाला इल्म। तो नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम रेवलेशन, यानी वही से आने वाला जो इल्म है, इसको हम क्या कहते हैं? रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। मदर साहब माइक ऑफ कर दें। अच्छा, उसके बाद एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज किसको कहते हैं? हमारे 5 सेंसेस हैं, इन 5 सेंसेस को के ज़रिए से जो इल्म हमें मिलता है ना, इसको हम कहते हैं सेंस परसेप्शन। सेंस परसेप्शन या फिर सेंसरी नॉलेज, ठीक है। ये माइक प्लीज़ अपने ऑफ कर दिया करें। ये इट्स नॉट माइन सर, इट इज समथिंग समवन एल्स। अली इमरान भाई आपका माइक ऑन है, अच्छा चलें अब ऑफ हो गया। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी? रिवील्ड नॉलेज की। अब सॉरी, एम्पिरिकल नॉलेज की। 5 सेंसेस हैं हमारे, और रिसर्च ये कहती है कि हम जो है वो 75% जो नॉलेज गेन करते हैं ना, वो हम विजन से करते हैं, ठीक है। किस चीज़ से करते हैं? देखने से। 75% इल्म जो हमें मिलता है, रिसर्च कहती है कि वो हम लेते हैं देखने से। ये हमारी एक सेंस है। अच्छा, जो दूसरी हमारी सेंस है फिर लिसनिंग है, फिर हम हेयरिंग से लेते हैं। कितने फीसद लेते हैं हेयरिंग से? जी 13। यस, 13%। 13% हम जितना भी इल्म एक इंसान के पास होता है, रिसर्च कहती है कि 13% नॉलेज जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? हेयरिंग से लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरा जो हमारा सेंस है वो है उसका टच का। टच से हम जो है वो 6% जितना भी नॉलेज एक इंडिविजुअल के पास आता है, वो रिसर्च कहती है कि 6% वो टच से लेता है, 3% वो स्मेल से लेता है, 3% वो टेस्ट से लेता है।
तो ये बेसिकली डिवीज़न है, वो जो नॉलेज हम गेन करते हैं अपने सेंसेस के थ्रू। तो इन 5 सेंसेस से जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं, इस नॉलेज को एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। इसके दो मुख्तलिफ और भी नेम्स हैं, सेंसरी नॉलेज या सेंस परसेप्शन भी इसको कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड सेंसरी नॉलेज, नॉलेज दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस। ये अनइंट्यूटिव होता है, यानी खुद से नहीं आता, वजदान है कि एक दिल में ख्याल आता है ना, नॉट इन्नेट, ये इन्नेट नहीं होता, जब तक हमें एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक हमें वो इल्म नहीं मिलता। साइंस इसकी पैराडाइम है। नॉलेज को हम दो और तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं, एक होता है प्रियोरी नॉलेज, एक होता है पोस्टीरियोरी नॉलेज। वो इल्म जो हम इन्नेट होता है, इनबॉर्न होता है, वो प्रियोरी होता है। वो पोस्टीरियोरी नॉलेज को कौन सा होता है, जो हम एक्सपीरियंस से लेते हैं। तो एम्पिरिकल नॉलेज को पोस्टीरियोरी नॉलेज भी कहा जाता है। और ये जो है, जैसे इसकी मिसाल है कि एक इंडिविजुअल को साइकिल चलानी या गाड़ी चलानी नहीं आती, वो जब तक किसी से गाइडलाइन नहीं लेगा, किसी को चलाता नहीं देखेगा, तो वो नहीं सीख सकेगा। तो ये एम्पिरिकल नॉलेज है। देन आता है रैशनल नॉलेज। रैशनल नॉलेज ये वो इल्म है जिसके पीछे लॉजिक, रीज़न या जजमेंट आपकी मौजूद होती है। ठीक है, यानी ये एक मेंटल प्रोसेस है। रैशनल इन्वेस्टिगेशन, रैशनल नॉलेज, रीजनिंग, ये जैसे मैथमेटिक्स है ना, तो जब तक हम क्या कहते हैं, कोई मैथ्स में कोई फार्मूला यूज़ नहीं करते, वैल्यूज़ पुट करके उसका आंसर उसके बगैर नहीं निकल सकता। यानी जस्टिफिकेशन, रीज़न, उसके पीछे लॉजिक चाहिए होती है। तो वो इल्म जो हम कहाँ से डिराइव करते हैं, रीज़न या लॉजिक से। इसकी एक सादा सी मिसाल है। मसलन मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि जितने भी जो हैं वो एनिमल्स हैं, फ़र्ज़ करें उनकी 4 लेग्स होती हैं, 4 लेग्स होती हैं फ़र्ज़ करें, या चलें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसको मज़ीद मॉडिफाई कर लेते हैं कि जितने भी जो बर्ड्स होते हैं ना, उनके विंग्स होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक स्टेटमेंट दे दी है, मैंने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बर्ड्स की बात नहीं की है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर क्या चिड़िया भी एक बर्ड है, क्योंकि उसके भी पर होते हैं। मैं कह सकता हूँ हाँ जी, चिड़िया भी एक बर्ड है। ठीक है, सर क्या पैरट भी एक बर्ड है, क्योंकि उसके भी विंग्स हैं। अब ये उसने कैसे जो है वो जवाब दिया, या कैसे उसके पास ये नॉलेज आया, उसने बेसिकली डिड्यूस किया है एक मेजर स्टेटमेंट से एक माइनर स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, यानी एक बड़ी चीज़ को उसने क्या किया है, कंक्लूड कर दिया है कि ये भी चीज़, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसको हम रीजनिंग कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, एक होती है इंडक्टिव, एक होती है डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में हम पहले मिसाल देते हैं बच्चे को, उस मिसाल से बच्चा खुद जो है वो अपनी जजमेंट क्रिएट करता है। मिसाल देता हूँ मैं, इसी मिसाल को कोट कर लेते हैं यहाँ पे कि चिड़िया एक परिंदा है क्योंकि इसके पर हैं। अब बच्चा ये कह सकता है कि चिड़िया को टीचर ने कहा है कि परिंदा है, उसकी रीज़न ये बताइए कि ये उड़ता है और इसके पर हैं। तो वो जो भी परों वाली कोई चीज़ देखेगा वो कहेगा कि ये क्या है, ये भी एक बर्ड है क्योंकि इसके भी जो है वो विंग्स है। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग है। पहले एग्जांपल दी गई है छोटी चीज़ की, उसने उसको सारी चीज़ों के ऊपर, सारे बर्ड्स के ऊपर अप्लाई कर दिया। और अगर हम जनरल बात करें, जैसे पहले मैंने बात की, वो डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो रैशनल नॉलेज जो है वो रीज़न के ऊपर बिलीव या बेस करता है। देन आता है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज जो है ये वो नॉलेज है, आप बैठे होते हैं, अचानक आपको ख्याल आता है कि आज हमारे घर में मेहमान आने वाले हैं, आज ये होने वाले, आज ये होने वाले, इसको वजदान भी कहा जाता है। तो इंट्यूटिव नॉलेज वो नॉलेज होता है जो कि हमारी इनर फीलिंग या इनसाइट या खुद ब खुद हमारे जो जहन में एक ख्याल आता है, उसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। देन है इंस्टिंक्ट नॉलेज। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, तो आप जो है आपकी कोई एफर्ट नहीं लग रही, आपने किसी को कोई काम करते देखा, किसी मैजिशियन को देखा, आपने जो है एक बंदा दूसरे बंदे से कोई बात कर रहा था कि जी पाकिस्तान का रकबा इतना है, पाकिस्तान के मौजूदा जो है वो वज़ीर ख़ारजा का नाम ये है। तो आपने जो है इंटेंशनली ना टाइम अपना उसके लिए कोई यूज़ किया, ना कोई एफ़र्ट्स लगाई, तो वो नॉलेज जो आपकी कॉन्शियस एफ़र्ट के बगैर आपको मिल जाता है, वो आपका इंस्टिंक्टिव नॉलेज कहलाता है। बहरहाल ये नॉलेज की टाइप्स थी, और एजुकेशन की कुछ टाइप्स अभी हम बात करेंगे टीचिंग की। टीचिंग क्या होती है, कोई बता सकता है व्हाट इज़ टीचिंग? टीचिंग किसे कहते हैं? अली जान दानिश साहब। जी सर। Sir, teaching is a process in which information is
flow from an experienced person to unexperienced person. अच्छा, क्या ये लाजमी है कि टीचर जो है वो एक्सपीरियंस ही होता है? जी सर क्योंकि टीचिंग जो है इट्स प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल डिग्री है। यस, टीचर जो है हमेशा एक्सपर्ट होता है और एक्सपीरियंस होता है एज़ कम्पेयर टू अपने स्टूडेंट्स। तो अपने स्टूडेंट्स से हमेशा उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। टीचिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। कल मैंने क्विज़ आपको दिया था, तो उसमें हमने यही बात की थी कि टीचिंग क्या है। टीचिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो नॉलेज या एक्सपीरियंसेस एक बंदे के पास होते हैं, जिसके पास जो एज में या एक्सपीरियंस में, लाजमी नहीं है, एज फैक्टर लाजमी नहीं है कि ज़्यादा हो, एक्सपीरियंस और नॉलेज मैटर करता है कि वो ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा होता है वो अपने से कम एक्सपीरियंस और नॉलेज वाले इसको इंडिविजुअल्स को वो जो नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़ जो ट्रांसफ़र कर रहा होता है, इस प्रोसेस को हम टीचिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि जो एक टीचर जो है जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है उस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का, ये टीचिंग कहलाती है। टीचिंग इज़ अ मीन्स वेयर बाई एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द ग्रुप गाइड द इनमेच्योर एंड इनफेंट मेंबर इन द एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। दूसरी डेफिनेशन है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टूडेंट को लेक्चर या लेसन दिए जाते हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में, जिसमें उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली प्रोवाइड की जाती है ताकि वो बेहतर अंदाज में लर्न कर सकें। यानी ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, फ्रॉम मोर एक्सपीरियंस पर्सन टू लेस एक्सपीरियंस पर्सन, ये टीचिंग है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन की, 4 थे, कोई बता सकता है? अभी हमने पढ़े हैं। जी जी सर। जी, आप ही सर बता आपके दीजिए। वो ऑब्जेक्टिव्स है सर। जी जी सर। एम्स का आपका सब्जेक्ट मैटर है, देन आपकी पेडागोजी है और एजुकेशन है, एज सर जैसे वो करिकुलम। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर या करिकुलम, पेडागोजी एंड एवेलुएशन, ये 4 हमारे कंपोनेंट होते हैं। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं ना टीचिंग की, तो टीचिंग के 3 कंपोनेंट हैं या 3 एलिमेंट्स होते हैं। ये अगर आप ट्रायंगुलर डायग्राम इसकी देखें तो इसमें टीचर, स्टूडेंट एंड कंटेंट या करिकुलम, तो 3 फोकल पॉइंट, इनको इसको ट्रायंगुलर प्रोसेस भी कहा जाता है, या 3 इसके कंपोनेंट हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। 4 किसके हुए? एजुकेशन के। 3 किसके हैं? टीचिंग के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा पेपर में पूछा जा चुका है कि टीचिंग के कंपोनेंट्स कितने हैं। अब टीचिंग की हमने बात की है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मोर एक्सपीरियंस पर्सन लेस एक्सपीरियंस पर्सन को गाइड करता है, या ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जो है वो होता है इसमें। इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? अभी हम उसकी तरफ जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस की तरफ। जी यस सर। जी Sir, बताइए। instruction is which is delivered by teacher to make the learning effective. Instruction basically 3 होते हैं सर। बुक्स भी इंस्ट्रक्शन में आते हैं और एवी एड्स भी आते हैं इसमें, और जो कंप्यूटर्स है वो भी इसमें आते हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ इसको अगर ब्रॉडर है, कंक्लूड टीचिंग या करने इंस्ट्रक्शन? सर, जो आप पहले बात कर रहे थे, अगर प्रोसेस ऑफ टीचिंग को हम लोग इंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लें, देन सॉरी, जो आपका प्रोसेस ऑफ टीचिंग है उसको आप लोग इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। यस, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। बेसिकली जो टीचिंग है ना, मेथड ऑफ टीचिंग ही हमारी इंस्ट्रक्शन, यस, मेथड ऑफ टीचिंग हमारा जो है ना इंस्ट्रक्शंस होंगी हमारी। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब टीचिंग जो है थोड़ी सी मेथड ऑफ ब्रॉडर टीचिंग है। मेरे ख्याल में अब टीचिंग के इंस्ट्रक्शंस जो है वो टीचिंग का समझ लें टीचिंग का सब लेवल है। इसकी मिसाल यूँ है कि आप ना पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को एक टॉपिक जिसके 2 पार्ट्स हैं या 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब आप क्या करते हैं, एक पार्ट को आपने एक वे से पढ़ाया, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस आपकी अलग थी, ठीक है।
दूसरे पार्ट को जब आप पढ़ा रहे हैं उसके लिए आपने और मेथड और इंस्ट्रक्शंस यूज़ की, ठीक है। तीसरे के लिए आपने और की, इन तीनों को कलेक्टिवली आपकी टीचिंग कहा जाएगा। अभी हम इंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। अब टीचिंग मुख्तलिफ तरह की होती है, कुछ टीचिंग जो है वो बच्चों के लिए होती है, कुछ अडल्ट्स के लिए होती है, कुछ जो है वो इंटरनेट के थ्रू होती है, कुछ बच्चे खुद आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, और कुछ जो है इंडिविजुअल सेल्फ स्टडी भी कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स होती हैं खुद को खुद पढ़ाना। इनके लिए मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पेडागोजी, एंड्रोगोजी, हेटागोजी, साइबरगोजी एंड पीडागोजी। ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये भी पेपर में अक्सर आती रहती हैं। पेडागोजी किसको कहते हैं? सोक्रेटिस द फर्स्ट एजुकेशनिस्ट, द फर्स्ट फिलोसोफर, सुकरात, सोक्रेटिस जो है, इसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, पेडोज एंड एगोग्स। इन 2 ग्रीक वर्ड से ये वर्ड पेडागोजी डिराइव किया गया है। पेडोज का मतलब बॉय, एगोग्स का मतलब लीडर। अब वो तमाम मेथड्स जो छोटे बच्चों को टीचिंग के लिए, उनकी टीचिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको कलेक्टिवली हम पेडागोजी कहते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग यंग चिल्ड्रन इज़ नाउन एज पेडागोजी, ठीक है। और मेथड ऑफ टीचिंग अडल्ट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एंड्रोगोजी बोलते हैं। अब जो एंड्रोगोजी है ये भी अगेन 2 ग्रीक वर्ड्स, एंड्रा एंड एगोग्स। एंड्रा का मतलब मैन एंड एगोग्स का मतलब लीडर। इन 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ये टर्म वेरी फर्स्ट टाइम मैल्कम नोल्स ने इंट्रोड्यूस करवाई थी, एंड्रोगोजी। पीडागोजी सोक्रेटिस ने और एंड्रोगोजी मैल्कम नोल्स में। यानी अडल्ट लिटरेसी के लिए जितनी तरह के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? एंड्रोगोजी कहलाते हैं। देन आता है साइबरगोजी। साइबर जो है ये आईसीटी से रिलेटेड टर्म होती है, कंप्यूटर वाले बेहतर जानते होंगे। तो वो तमाम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो कि आईसीटी की मदद से होता है, जिसमें यूज़ ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। जैसे इस वक्त जो हमारा फोरम है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप जो है वो सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हुए, किसी जो है वो जैसे आजकल जो है वो मूक्स एंड मूडल्स चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज ऑफ़र कर रही हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, तो वहाँ से आप पढ़ रहे हैं किसी ऑनलाइन फोरम से। मुख्तलिफ वेबसाइट हैं जहाँ पे जो है मुकम्मल कोर्सेज आपको कराए जाते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर वहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑडियो वीडियो कंटेंट उनका मौजूद होता है, असेसमेंट ऑनलाइन होती है। तो वो तमाम जो तरह की टीचिंग लर्निंग असेसमेंट कंटेंट जो किसी वेबसाइट या ऑनलाइन किसी मीडियम के थ्रू होता है उसको हम साइबरगोजी कहते हैं। देन है पीरागोजी। पीरा किसे कहते हैं? पीयर किसको कहते हैं? PEER। ये होता है सेम एज जो इंडिविजुअल्स होते हैं, 2 बच्चे जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, उनकी एज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, यानी कुछ मंथ्स का डिफरेंस होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? पीयर कहते हैं। पीरागोजी से मुराद है जब सेम एज के स्टूडेंट, तकरीबन ये सेम क्लास के भी होते हैं, तो वो जब एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो इसको हम पीरागोजी बोलते हैं, ठीक है। देन आता है हेटागोजी। हेटागोजी भी अगेन एक ग्रीक वर्ड है, हेरिस्कीन उससे डिराइव किया गया है। मैं अपने आप को पॉलिश करने के लिए, अपने स्किल्स को बेटर करने के लिए मैं अपना एक पाथ सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने ये करना है, ये बनना है, इस पेज पे मैंने ख़ुद को लेके चलना है। तो एक इंडिविजुअल ख़ुद के लिए जो पढ़ता है अपने एक टारगेट सेट करके, उसको हम हेटागोजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल्फ डिटरमिन्ड लर्निंग, ये हेज़ एंड किनाइन ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये 5 डिफरेंट वेज़ हैं टीचिंग के। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की, अभी जिसको हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा। इंस्ट्रक्शन किसको कहते हैं? इंस्ट्रक्शन इज़ अ पर्पसफुल डायरेक्शन गिवन बाय अ टीचर ड्यूरिंग हिज लेसन। तो एक टीचर ने अपने लेसन के दौरान जो डायरेक्शन वो दे रहा है, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये 2 तरह की होती हैं। माइक ऑफ रखेंगे। मुदस्सिर आपका माइक ऑन है, मिस्टर शकील आपका भी माइक ऑन है, प्लीज़ माइक ऑफ रखा करें। मेरी तो खैर है, बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। देखें, मैं एक चीज़ जो है वो आऊँ, ओपन करूँ, लेक्चर जो है अपने बोर्ड के ऊपर लिखूँ, उसको एक्सप्लेन करूँ एज अ टीचर, और मैं फिर चला जाऊँ। एक ये है कि मैं आते ही आपसे सवाल करूँ, आपसे कहूँ कि इसको डिस्कस करें, मुझे बताएं ये क्या होता है, इसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। तो एक चीज़ है कि एक टीचर आया, उसने डायरेक्ट सब कुछ एक्सप्लेन करके दे दिया, ये होती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, जिसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट नील है या ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। वो पैसिव लिसनर रहेगा, चुप करके सुनता रहेगा, टीचर आएगा, एक्सप्लेन करेगा और चला जाएगा। एक और टीचर आता है, वो क्या करता है? वो टॉपिक लिखता है,
ठीक है, वो बच्चों से सवाल जवाब करता है, उनके ग्रुप बना देता है, ठीक है, उनको टॉपिक असाइन कर देता है, फिर कहता है कि ये वाला आप बताएंगे, ये आप बताएंगे, ये आप बताएंगे। कुछ वो खुद एक्सप्लेन कर रहा होता है, कुछ बच्चे कर रहे होते हैं, तो दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें बच्चा भी इन्वॉल्व होता है, बच्चे के पास भी चांस होता है, वो भी अपनी इनपुट प्रोवाइड कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। तो जो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टीचर सेंटर्ड होती हैं, जैसे लेक्चर मेथड है, हमारा टीचर आया चुप करके पढ़ाया चला गया। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट सेंटर्ड होती हैं, जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व होता है, बच्चा इन्वॉल्व होता है। तो एक्सप्लिसिट लर्निंग कहलाती है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की जो लर्निंग होती है टीचिंग, इसको एक्सप्लिसिट कहा जाता है, और इम्प्लिसिट कौन सी होती है, इनडायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन होती हैं। अब ये टीचिंग एजुकेशन हो गया, नॉलेज हो गया, टीचिंग हो गया। अभी हम लास्ट जो टॉपिक है आज के दिन का हमारा वो है लर्निंग। व्हाट इज मीन बाय लर्निंग? जी सर, ये एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग में फिर क्या फर्क होगा सर? हाँ, देखें लर्निंग की टाइप्स अभी हम पढ़ते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ। एक्टिव लर्निंग वो टीचिंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। टीचिंग में जो होता है ना, उसमें हम बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे तक कैसे पहुंचाई जा रही है, तो वो उसको हम कहते हैं टीचिंग, ठीक है। और लर्निंग से मुराद अभी हम लर्निंग की डेफिनेशन देखेंगे कि बच्चा कैसे सीख रहा है, वो उसकी लर्निंग कहलाती है, ठीक है। अब एक्टिव लर्नर वो होता है, या एक्टिव लर्निंग वो होती है जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बच्चा खुद इन्वॉल्व है। जैसे हमने अभी बात की है जो, अच्छा चले मैं आपसे ही सवाल कर लेता हूँ, पहले पैसिव लर्निंग की भी बात कर लेते हैं। पैसिव लर्निंग वो है जिसमें बच्चा इन्वॉल्व नहीं है, टीचर पे डिपेंडेंट है, वो A to Z, टीचर जो बताएगा सिर्फ वो सुनेगा, समझेगा, गेन करेगा, अदरवाइज नहीं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि जो पैसिव लर्निंग है जी कौन से इंस्ट्रक्शंस में होगी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में या इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में? जी आसान सा है सर ये तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में होगी। यस, पैसिव जो है डायरेक्ट में होगी, क्योंकि मैंने कहा कि उसमें बच्चा इन्वॉल्व ही नहीं है। और जो एक्टिव लर्निंग है वो किस में होगी? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। यस, वो जो है इनडायरेक्ट में होगी, इम्प्लिसिट लर्निंग जिसे हम कहते हैं, जिसमें टीचर जो है वो बच्चे को वाज़ेह तौर पर है हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं बताएगा। अब लर्निंग हम कहते हैं कि चेंज होता है, प्रोडक्ट होता है, टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग उसके नतीजे में आने वाली तब्दीली है। मुझे नहीं पता था कि एजुकेशन क्या होती है, मैंने आज लेक्चर सुना तो मेरी लर्निंग हो गई। तो मेरे जहन के अंदर जो एक स्ट्रक्चर था कि अच्छा टीचिंग ये होती है, इंस्ट्रक्शन ये होती है, एजुकेशन ये होती है, तो उसके अंदर एक तब्दीली आ गई है आज के लेक्चर के बाद। तो बेसिकली ये मेरी लर्निंग है। तो चेंज इन बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग आर एक्सपीरियंस। आज आपने एक्सपीरियंस भी किया, समझ एक तरह का एक्सपीरियंस है, आपने गेन किया कुछ या टीचिंग से। तो टीचिंग या एक्सपीरियंस के नतीजे में जो भी मेरे बिहेवियर के अंदर तब्दीली आती है, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है थोड़ा या ज़्यादा, वो बेसिकली क्या चीज़ है, मेरी लर्निंग कहलाती है। नॉर्मली ये जो चेंज है ये परमानेंट होता है। तो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, नॉलेज चेंज होता है, स्किल चेंज होता है, वैल्यूज़ चेंज होती हैं, हैबिट्स चेंज होते हैं, बिलीव्स चेंज होते हैं। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, टीचिंग या फिर एक्सपीरियंस से होते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? मतलब साहब अपना माइक ऑफ कर लें प्लीज़। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लॉज ऑफ लर्निंग में बात करने लगे। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप लोगों को? ओके जी, लॉज ऑफ लर्निंग हम बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ना एक कैट को, जो कि भूखी बिल्ली थी, उसने उसको एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया, और एक पीस ऑफ फिश, मछली का एक टुकड़ा उसने बाहर रखा। बिल्ली भूखी थी, उसने उस पिंजरे का जो दरवाज़ा है ना, उसको एक डोरी या एक लीवर के साथ अटैच किया। तो बिल्ली भूखी थी, वो थोड़ी देर तो वहाँ मौजूद रही। उसने फिर देखा बाहर उसको, वो खुशबू और उसकी जो
थी, अट्रैक्शन, उसकी वजह से वो उसने कोशिश की कि किसी तरह से मैं बाहर निकलूँ, मैं वहाँ तक पहुँचूँ, उसको खाऊँ, भूख मिटाऊँ। तो बड़ी कोशिश करती रही बिल्ली ना उस पिंजरे के अंदर। अचानक उसे ख्याल आया कि ये जो डोरी सी है ना, इसको तो खींचूँ। उसने उसको खींचा। सर आवाज आपकी कट रही है सर आवाज आपकी कट ओके रही है, ओके दोबारा देखे चेक। ओके, क्या आवाज़ बाकी लोगों तक पहुँच रही है? यस सर, आवाज आप क्लियर आप है। आवाज आ रही है? आप रीजॉइन कर लें प्लीज़, जिनको इशू है ना जी वो सर। रीजॉइन कर लें। अच्छा अच्छा, अब ना उसने उसको, सर ये आपकी आवाज नहीं आ रही। आप रीजॉइन कर लें। अच्छा, अब ना उसने उसको जैसे बंद किया तो थोड़ी देर तो वो कोशिश करती रही कि किसी तरह मैं बाहर निकल सकूँ, ना निकल सकी। तो फिर अचानक उसे ख्याल है क्यों ना इस डोरी को खींचा जाए। उसने उसकी रस्सी को जो है वो खींचा, तो उसका दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकली बिल्ली। उसने वो पीस ऑफ फिश उठाया, खाया। थॉर्नडाइक ने कहा अच्छा सब्र करो, मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ। उसने कुछ वक्त गुजरने के बाद जब उसको दोबारा भूख लगी, उसने दोबारा उसको उसी पिंजरे में बंद किया, उसी जगह पे पीस ऑफ फिश रखा दोबारा। तो अब की बार उसने ये देखा कि बिल्ली ने, फ़र्ज़ करें पहले अगर 5 मिनट बाहर निकलने में लगाया, तो अब उसने 1 मिनट लगाया। ये एक्सपेरिमेंट उसने मल्टीपल टाइम कंडक्ट किया, और कंडक्ट करने के बाद उसने देखा कि एक वक्त आया कि वो अभी बिल्ली को बंद ही कर रहा होता, तो बिल्ली जो है उस पहले जो है दरवाज़ा बंद हो रहा होता था कि वो पहले जो है वो जो डोर थी ना उसको खींचने लग जाती थी वो रस्सी सी, और बाहर निकल आती, यानी उसको कुछ भी वक्त ना लगता बाहर निकलने में। तो इसकी बेस में भी ना उसने 3 लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो डिज़ाइन किए। वैसे तो बाद में उसने और भी किए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो बुनियादी हैं, प्राइमरी हैं, वो 3 लॉज उसने दिए, और उसको उसने लॉज ऑफ लर्निंग का नाम दिया। और इसकी वजह से ये बहुत वेल नोन है, ये पूरी दुनिया में यानी यूँ समझ लें कि यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल उस चीज़ को कहते हैं जो एक्सेप्टेड होती है हर जगह पे ऑलमोस्ट। तो ये जो है वो वाइडली एक्सेप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड लॉज ऑफ लर्निंग में। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। रेडीनेस, उसने कहा, मैं बिल्ली की एग्जांपल को कोट करके इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। उसने कहा कि अगर ये बिल्ली भूखी ना होती ना, ये रजी हुई होती, बाहर पीस ऑफ फिश पड़ा भी होता तो इसको परवाह ना होती, ठीक है, क्योंकि उसको भूख ही ना होती, ज़रूरत ही ना होती। चूँकि उसको ज़रूरत थी, चूँकि उसने अपनी भूख ख़त्म करनी थी, तो इसलिए उसने कोशिश की, वो तैयार थी कि मैंने बाहर निकलना है, ठीक है। तो इसी तरह उसने कहा कि जब एक बच्चे के अंदर एक ईगरनेस होगी, रेडीनेस होगी, प्रिपेयर्डनेस होगी, वो चाहेगा, कुछ समझना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसकी लर्निंग होगी, अदरवाइज ज़बरदस्ती तो नहीं हो सकती। इसको उसने कहा लॉ ऑफ रेडीनेस। दूसरा उसने कहा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थॉर्नडाइक ने कहा कि जो चीज़ बच्चों की बार बार प्रैक्टिस में आती है ना, वो उस पर वो उसको कमांड आ जाती है, वो उसका जो है वो मास्टर बन जाता है। जैसे उसने कहा कि मैंने बिल्ली को यहाँ पे बंद किया ना, तो यही चीज़ चूँकि मैंने बार बार उससे कराई, तो वो जो जिसने वेरी फर्स्ट टाइम 5 मिनट लगाए थे, अब वो 5 सेकंड भी नहीं लगा रही, ठीक है। तो इसी तरह उसने कहा कि जो चीज़ हम बार बार रेपिटिशन में, प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में लाते हैं, जिसकी बार बार मशक करते हैं, वो हमें ज़्यादा जहन नशीं हो जाती है। और जिसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाते, मसलन आज आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना, अगर आप इसको पढ़ लेंगे फौरी 2-4 दिन, हफ्ते, महीने बाद फिर पढ़ेंगे, तो ये आपको हमेशा याद रहेगी। आज आपने पढ़ी है 6 साल के या 6 महीने के बाद दोबारा जब पढ़ेंगे, तो आपको याद ही नहीं हुआ कि आपने पहले ये कभी पढ़ी थी कि या नहीं पढ़ी थी। तो इसको उसने लॉ ऑफ यूज़ एंड डिस यूज़ का नाम दिया एक्सरसाइज में, कि जो चीज़ हमारी प्रैक्टिस में होती है वो देर तक याद रहती है, ये लॉ ऑफ यूज़ है। और जिसको हम नहीं देर तक जो है वो रिपीट करते, तो वो भूल जाती है, लॉ ऑफ डिस यूज़ है। लास्ट में ना लॉ ऑफ इफेक्ट। उसने कहा कि जब आपके कॉन्सिक्वेंसेज, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, जो कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उसके अगर कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपके अच्छे होंगे ना, तो आपकी लर्निंग जो है वो मज़ीद स्ट्रेंथन होगी, आप मज़ीद जो है वो उसको करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसकी मिसाल है, आज मैं स्कूल में गया हूँ, तो मैंने ना वो बच्चों को कहा, तीसरी के बच्चे थे, स्कूल विज़िट के दौरान मैंने कहा उन टीचर से कि आपने नहीं बोलना, मुझे इनका टेस्ट लेने दें। मैंने कहा कि क्लास में जितनी भी चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स आपके मौजूद हैं ना, मैं इनके स्पेलिंग चेंज करके लिखूँगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग लिखूँगा मिक्स करके, आपने उनको ठीक करना है, तो मैं आपको ना इस पर प्राइज़ दूँगा। अब वो बच्चे ने ना, पहले बच्चे ने जब सवाल दुरुस्त किया और उसको जब रिवॉर्ड दिया गया पूरी क्लास के सामने, तो जब मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, तो मैं ये देख रहा था कि हर बच्चा हैंड रेज कर रहा था कि मैं सवाल का जवाब दूं ताकि मुझे ये चीज़ मिले।
तो बेसिकली लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है कि जब आप कोई भी टास्क यानी कोई भी लर्निंग है जब आपकी हो जाती है तो उसके बाद अगर उसके रिज़ल्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसके अगर अच्छे हैं, सेटिस्फैक्ट्री हैं, तो फिर आप बार बार उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बिल्ली की, अगर वो पीस ऑफ फिश फ़र्ज़ करें उसमें कोई जो है आर्टिफिशियल ऑर्डर कोई वो होती, वो प्लास्टिक का होता और उस पर ऑर्डर लगा के जो है वो अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता, तो बिल्ली कभी भी दोबारा इस तरह कोशिश ना करती जिस तरह उसने एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए कोशिश की। इसको लॉ ऑफ इफ़ेक्ट का नाम दिया उसने। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। तो कोशिश मैंने की है कि सादा अल्फाज में चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। अब आपके क्वेश्चन कोई इस हवाले से हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, मेरा टाइम अब आपका टाइम है। वालेकुम सर।